मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं लाभांश नीति को प्रभावित करने वाले तत्व की, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिविडेंड पॉलिसी का मीनिंग, डिविडेंड पॉलिसी के फीचर्स और डिविडेंड पॉलिसी कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। ये हमारा डिविडेंड पॉलिसी का थर्ड वीडियो है, जिसमें कि हम लोग उनके प्रभावित करने वाले तत्व यानी कि लाभांश नीति जो होती है उसको कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो उसको प्रभावित करते हैं और जिसे हमारा डिसीजन है वो डिफरेंट होता है कि हमें कौन सा लाभांश नीति अपनानी चाहिए, कठोर अपनानी चाहिए या फिर लिबरल कह सकते हैं उधार नीति अपनानी चाहिए या स्टेबल पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए, स्थिर नीति को। तो ये ऐसे फैक्टर होंगे जो हमारी डिसीजन बताएंगे कि हमें कौन सी लाभांश नीति हमारी कंपनी या संस्था के लिए सही है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि लाभों की स्थिति यानी कि पोजीशन ऑफ प्रॉफिट। सिंपल है कि जो डिविडेंड होता है वो हमेशा किस में से दिया जाता है, प्रॉफिट में से दिया जाता है लाभों की। तो कंपनी को ये देख लेना चाहिए कि उनके पास इस वर्ष कितना प्रॉफिट हुआ है, यानी कि करंट ईयर में उनका प्रॉफिट कितना है ये चेक कर लेना चाहिए प्रॉफिट, और उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें अपना डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए। और साथ ही साथ उनको ये भी देखना चाहिए कि जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर कितना रहा है, उनसे कंपैरिजन कर ले और उसके अकॉर्डिंग ही अपने डिविडेंड को देना चाहिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी डिविडेंड पॉलिसी के लिए कि प्रॉफिट की सिचुएशन कैसी है आपके इंस्टीट्यूट में या फिर आपकी जो कंपनी है उसमें, राइट। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, व्यापार चक्र की अवस्था यानी कि पोजीशन ऑफ बिजनेस सर्कल। बात करते हैं कि अगर बिजनेस सर्कल का, तो बिजनेस सर्कल में वैसे तो बहुत सी सिचुएशन होती हैं, लेकिन मेनली कौन सी होता है, बूम पीरियड जिसे हम क्या कहते हैं, तेजी काल, और एक पीरियड होता है आपका बॉटम जिसे हम कहते हैं मंदी काल, राइट। तो देखिए तेजी काल की अवस्था में क्या होगा, सपोज दैट अगर हम मानते हैं कि कोई कंपनी है जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने पर भी कंपनी को वहाँ पे रेगुलर डिविडेंड ही देना चाहिए। रेगुलर डिविडेंड क्यों देना चाहिए, क्योंकि सपोज दैट अगर कंपनी का जो टाइम पीरियड है वो मंदी काल का चला जाए, यानी कि कंपनी को किसी वर्ष मंदी से गुजरना पड़ता है, तो वहाँ पे उसको प्रॉफिट नहीं होगा, तो वहाँ पे जो ये रेगुलर प्रॉफिट दिया है जबकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, तो वहाँ से ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे काम आ सकता है डिविडेंड देने के लिए। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होंगे उनमें बहुत सेटिस्फैक्शन होगा, क्यों, क्योंकि उनको बूम पीरियड में भी उनको डिविडेंड मिल रहा है और उनको बॉटम पीरियड में भी डिविडेंड मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा है तो वहाँ पे रेगुलर डिविडेंड ही देना चाहिए। और क्यों देना चाहिए, उसका मेन कारण क्या है कि जब कंपनी का अगर डिप्रेशन पीरियड चल रहा है या फिर बॉटम पीरियड चल रहा है, तो वहाँ पे ये प्रॉफिट डिविडेंड देने के लिए काम आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जो पोजीशन है बिजनेस सर्कल की उसको हैंडल कर सकती है कंपनी। बात करते हैं अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता, नीड फॉर एडिशनल कैपिटल। सिंपल है कि कोई संस्था है जो कि अपने ग्रोथ करना चाहता है, और कोई संस्था है जो अपना बहुत ज़्यादा एक्सपांसन करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, या फिर मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको परचेज करना चाहता है, मशीनरी नई, या कोई नया ब्रांच ओपन करना चाहता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में उस कंपनी को रिटेन अर्निंग यानी कि जो अपना प्रॉफिट के, आपको पता होगा कि हम जो ये प्रॉफिट है उस प्रॉफिट के कितने पार्ट करते हैं, दो पार्ट करते हैं, एक तो डिविडेंड देने के लिए, दूसरा रिटेन अर्निंग के लिए। तो रिटेन अर्निंग के लिए हम उस समय ज़्यादा रखेंगे, क्यों ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि कंपनी को एक्स्ट्रा कैपिटल का नीड है, उसको अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है। तो वो अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता वो कहाँ से पूरा कर सकता है, रिटेन अर्निंग के रूप में। रिटेन अर्निंग का मतलब हो गया प्रतिधारित अर्जन के रूप में। तो यहाँ पे वो कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर होल्डर को कम डिविडेंड देगी, तो डिविडेंड कम देगी तो वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ रख रही है, यहाँ रख रही है रिटेन अर्निंग में। क्यों रख रही है, क्योंकि कंपनी को एक्स्ट्रा कैपिटल की आवश्यकता है। तो ये रिटेन अर्निंग एक्स्ट्रा कैपिटल का क्या करेगा, पूरा बैलेंस बना के रखेगा, ठीक है, ताकि कंपनी को बैंक से कोई भी लोन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो लोन लेने की आवश्यकता नहीं होगी तो उसको एक्स्ट्रा जो बर्डन है इंटरेस्ट का, अगर वो लोन लेगी तो वो नहीं आएगा। तो कंपनी अपने एक्स्ट्रा जो कैपिटल है उसको पूरा कहाँ से कर रही है, रिटेन अर्निंग से। तो इस कंडीशन में वो डिविडेंड कम देगी और रिटेन अर्निंग के रूप में यानी कि इंटरनल सोर्सेज के रूप में अपने पास में उस प्रॉफिट को बनाए रखेगी, राइट।
बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, कोषों की तरलता यानी लिक्विडिटी इन कैपिटल रिक्वायरमेंट। सिंपल है कि लाभांश है या डिविडेंड है उसको मोस्टली अपन किस में देना चाहते हैं, कैश में देना चाहते हैं। कैश में वो इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि कंपनी की गुडविल के लिए भी अच्छा होता है कैश में डिविडेंड देना, और सेकंड है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको भी कैश में डिविडेंड लेना पसंद होता है। तो लाभांश की घोषणा करते समय ये देख लेना चाहिए कि कैश बैलेंस कितना है। अगर कंपनी के पास में किसी वर्ड्स कैश बैलेंस नहीं है, अगर कंपनी के पास में क्या नहीं है, कैश बैलेंस नहीं है, तो कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि बैंक से लोन लेके वो डिविडेंड कैश में दे, क्योंकि इससे कंपनी के ऊपर क्या आ सकता है, बर्डन आ सकता है। जो अनावश्यक बर्डन होगा, भार होगा, वो आ जाएगा। तो कंपनी को हमेशा अपना डिविडेंड देते समय देख लेना चाहिए कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन यानी कि तरलता उसके पास में कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें अपना डिविडेंड देना चाहिए। तो इससे कंपनी की जो गुडविल है, आप कह सकते हैं कंपनी के ऊपर जो अनावश्यक भार है वो नहीं आएगा। तो हमेशा तरलता देख लें और उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइप्स देखें कि वो कौन सा डिविडेंड दे पाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अंशधारियों के विचार एवं आवश्यकताएं। देखिए, थॉट एंड नीड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। आप जानते हैं कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, ऑनर होते हैं, स्वामी होते हैं। तो अंश जब भी शेयर है वो खरीदते समय वो ये देखते हैं कि कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड देती है, तभी वो अपना इन्वेस्टमेंट करता है कोई भी शेयर होल्डर, राइट। तो कंपनी को ये देख लेना चाहिए कि उनको एकदम कह सकते हैं कि प्रॉपर या डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए। अगर हम शेयर होल्डर्स के बारे में नहीं सोचेंगे, उनको डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, तो हमारे लिए जब कंपनी कोई और विकास कार्य के लिए जब पैसा लेना चाहेगी मार्केट से अपने शेयर, अपने डिबेंचर देकर, तो वहाँ पे उसको जो कैपिटल अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पे उसने शेयर, पहले जो शेयर होल्डर हैं उनको डिविडेंड नहीं दिया। तो कंपनी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जो डिविडेंड है वो शेयर होल्डर के सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग, संतुष्टि के अनुसार देना चाहिए। ऐसा देने से उनको क्या होगा कि भविष्य में जब भी कंपनी को एक्स्ट्रा कैपिटल या पूंजी की आवश्यकता हुई और वो मार्केट से लेना चाहती हैं, तो वहाँ पे उसे बिल्कुल आराम से मिल पाएगा, क्योंकि डिविडेंड जो है अगर सही दिया जाएगा तो गुडविल मार्केट में कंपनी की बनी रहेगी, राइट। बात करते हैं 6 पॉइंट की, वैधानिक व्यवस्था एवं समझौता यानी कि लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। देखिए, सिंपल है कि आपके यहाँ पे लीगल है, जो समझौते एग्रीमेंट है ये कैसे किए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, जो कंपनी होती है, प्रबंधक या हम कह सकते हैं प्रबंधक को जब भी लाभांश की घोषणा करते समय ये देख लेना चाहिए कि उनके यहाँ पे जो लीगल डॉक्यूमेंट है, जो आप कह सकते हैं अंतर नियम बने हैं, सीमा नियम बने हैं, उनको देखकर ही उनको अपना डिविडेंड है वो डिक्लेयर करना चाहिए, राइट, क्योंकि आगे उनको कोई भी दिक्कत नहीं आए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उनको जो है वो डिविडेंड निश्चित मत दिया जाता है, राइट। तो ये उनके जो नॉर्म्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कंपनी का जो लीगल फॉर्मेलिटी है, लीगल एग्रीमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर करना चाहिए, जिससे कंपनी को भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम या समस्या का सामना नहीं करना पड़े। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पुरानी लाभांश नीतियाँ। जो 5 डिविडेंड पॉलिसी थी उन्हें जरूर देख लें। जब कंपनी कोई नई डिविडेंड नीति अपना रही है तो उन्हें जो पहले की कोई लाभांश नीति है उनको जरूर चेक करें। उनको ध्यान में रखते हुए ही कंपनी को अपनी नई लाभांश नीति बनानी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कंपनी को कि पहले वो 10% से डिविडेंड अलॉट कर रही है और सडनली वो 8% कर दे। तो ऐसा करने पर शेयर होल्डर में क्या होगा, शेयर होल्डर में जो है वो विवाद या कह सकते हैं असंतुष्टि का स्तर बढ़ जाएगा। तो कंपनी को हमेशा जो है वो धीरे धीरे अपनी डिविडेंड की रेट को बढ़ाना चाहिए। यानी कि अगर किसी लास्ट ईयर में 10% था तो इस साल उसे 11% या उसके इंक्रीजिंग रेट है वो धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि कंपनी के ऊपर भी एकदम भार नहीं आएगा, कोई बर्डन नहीं आएगा, और जो शेयर होल्डर्स रहेंगे उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी मेंटेन रह पाएगा, राइट। बात करते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल की, सरकारी नियंत्रण की। देखिए, लाभांश की जो डिविडेंड की घोषणा है उनको हमेशा लीगल जो कंट्रोल रहता है, वैधानिक नियंत्रण रहता है, उनके अकॉर्डिंग ही क्या करना चाहिए, अलॉटमेंट करना चाहिए, अपना डिविडेंड
अनाउंस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी के जो गवर्नमेंट है देश का वो कुछ और बता रहा है जो डिविडेंड के बारे में जो कंट्रोल है, लेकिन कंपनी नहीं उसको फॉलो करेगी तो भविष्य में उनको कोई ना कोई समस्या आ सकती है। तो हमेशा जो लाभांश की घोषणा करते समय जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन है, जो लीगल फॉर्मेलिटी है, उसको पूरा करते हुए अपना डिविडेंड देना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कराधान नीति यानी कि टैक्सेशन पॉलिसी। सिंपल है कि जो सरकार है वो हमेशा ये देखती है कि कोई कंपनी है वो कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी ढांचा बनाने के लिए अपने पास में बहुत ज़्यादा रिटर्न अर्निंग क्या कर रही है, रख रही है, रिटर्न अर्निंग प्रतिधारित अर्जन ज़्यादा रख रही है, तो सरकार उसको क्या करती है, टैक्स में भी रिडक्शन देती है, क्योंकि सरकार को पता है कि ये जो रिटर्न अर्निंग है वो कंपनी क्या करेगी, री इन्वेस्टमेंट करेगी। री इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि वो अपने ही देश में क्या लगाएगी, पैसा लगाएगी, तो इससे एम्प्लॉयमेंट है, प्लानिंग है, वो सभी अच्छे से कवर होगा। तो सरकार यहाँ पे क्या करती है, टैक्स रिडक्शन देती है। लेकिन जो कंपनी है जो डिविडेंड बहुत हाई रेट पे देती है, जो बहुत हाई रेट का डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए, तो वहाँ पे कंपनी क्या कर सकती है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, हाई टैक्सेस है वो उन पे लगा सकती है, उन कंपनी पे, ठीक है, उनको रोकने के लिए। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं कि टैक्स को बचाने के लिए, तो बचाने के लिए वो अधिकतर क्या करेंगे, अपने जो टैक्स से बचने के लिए तो वो रिटर्न अर्निंग है वो ज़्यादा रखेंगे, प्रॉफिट जो है उसमें से ज़्यादा हिस्सा किसका रहेगा, रिटर्न अर्निंग का। सिंपल बात है, ठीक है। तो कभी कभी ये जो गवर्नमेंट का जो ये फैसिलिटी रहती है उसको अपनाने के लिए कंपनी वहाँ पे क्या करेगी, कम डिविडेंड देकर अपने पास में जो प्रतिधारित अर्जन है वो ज़्यादा रखेगी, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, स्वामित्व का ढांचा यानी कि कंपोजिशन ऑफ ओनरशिप। अब सिंपल है कि कंपनी है वो पूंजी का अगर कंपनी का जो कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर है वो अगर कुछ ही व्यक्ति के हाथ में है, कुछ व्यक्ति ही उसे कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ पे कंपनी हो सकती है कि रिटर्न अर्निंग ज़्यादा रखे, रिटर्न अर्निंग ज़्यादा रखे, यानी कि वो किस पॉलिसी को अपनाएगी, स्ट्रिक्ट पॉलिसी को अपनाएगी, कठोर नीति को अपनाएगी। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, कैपिटल फॉर्मेशन या कैपिटल ढांचा है कंपनी का वो बहुत ज़्यादा लोगों के हाथों में हैंडल हो रहा है, तो वहाँ पे कंपनी डिविडेंड ज़्यादा देगी। तो सिंपल है कि जहाँ पे कह सकते हैं सेंट्रलाइजेशन सिस्टम होता है, केंद्रीकरण सिस्टम होता है, वहाँ पे कंपनी रिटर्न अर्निंग को फॉलो करती है, और जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम्स कंपनी का होता है तो वहाँ पे वो डिविडेंड को फॉलो करती है, ज़्यादा डिविडेंड देना यानी कि लिबरल पॉलिसी को है उसको अपनाती है। तो ये जो है वो कह सकते हैं कि कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो कितने हाथों में है, या कह सकते हैं कि कौन कौन उसे हैंडल कर रहा है। जैसे डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कि अंशधारियों की, शेयर होल्डर की संख्या ज़्यादा होना। तो शेयर होल्डर की संख्या अगर ज़्यादा होगी, इट मीन्स क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि कंपनी पर किसका अधिकार है, कौन है कंपनी का मालिक, जो अंशधारी है। तो अंशधारी जब मालिक होंगे तो वहाँ पे इस कंडीशन में उसको डिविडेंड ज़्यादा देना होगा। इसका मतलब क्या हो गया, वो लिबरल पॉलिसी को फॉलो करेगा। लेकिन अगर वहाँ पे सिर्फ कुछ ही हाथों में उनका कैपिटल स्ट्रक्चर है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन सिस्टम है, केंद्रीकरण सिस्टम है, तो वहाँ पे रिटर्न अर्निंग है उसको अपना सकती है कंपनी, राइट। तो ये इसके 10 पॉइंट थे। कुछ पॉइंट और हैं जो हम देख लेते हैं। 11 पॉइंट है आपका ऋणों का भुगतान, पेमेंट ऑफ बोराइंग। सिंपल है कि पिछले वर्षों में अगर कंपनी को कुछ लोन है उसका पेमेंट करना है तो उसके पास में दो तरीके हो सकते हैं, एक तो डिबेंचर जारी कर दे या फिर अपनी इनकम का अरेंजमेंट करे, राइट। यदि संस्था अपनी इनकम में से लोन का पेमेंट कर रही है तो ऐसी दशा में वो कौन सी पॉलिसी अपनाएगी, स्ट्रिक्ट पॉलिसी यानी कठोर लाभांश नीति अपनाएगी। अगर कंपनी अपने लाभों में से ऋणों का, बोरोइंग का पेमेंट करना चाहती है तो वो अंशधारियों को कम डिविडेंड देगी और अपने पास में रिटर्न अर्निंग ज़्यादा रखेगी, जिससे वो लोन का पेमेंट कर पाए, राइट। तो आपका अगर आपकी कंपनी में कोई लोन का पेमेंट है ही नहीं तो वहाँ आप डिविडेंड ज़्यादा दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका लास्ट ईयर कोई ड्यू चल रहा है पेमेंट, तो वहाँ पे कंपनी रिटर्न अर्निंग ज़्यादा रखेगी, राइट। तो इसका मतलब रिटर्न अर्निंग ज़्यादा रखने का मतलब कौन सी नीति अपनाना, कठोर नीति। नेक्स्ट देखते हैं आय में स्वामित्व, स्टेबिलिटी इन इनकम। सिंपल है, जिन कंपनियों की या हम कह सकते हैं जिन संस्थाओं की
एकदम रेगुलर इनकम है तो वहाँ पे संस्था क्या करेगी, वहाँ पे संस्था अपनी जो है कह सकते हैं कि जो डिविडेंड है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी रखना चाहेगी। और सिंपल है कि जो स्टेबिलिटी जो पॉलिसी होती है डिविडेंड पॉलिसी वो ज़्यादा बेटर होती है जहाँ पे रिटर्न अर्निंग और हमारा डिविडेंड होता है वो दोनों ही इक्वल होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो संस्था स्थायी रूप से आय अर्जित करने वाली जो संस्थाएं होती हैं उनकी आय में जो दूसरी संस्था है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है उसकी अपेक्षा वो ज़्यादा लाभांश देती है। यानी कि जिन संस्था की या जिन कंपनी की इनकम है वो रेगुलर है, जिनकी इनकम में रेगुलर है या फिर निश्चितता है, ठीक है, नियमित बनी हुई है, तो वो ज़्यादा डिविडेंड देगी। और जिन कंपनी की इनकम में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है, उतार चढ़ाव आता है, तो वहाँ पे वो क्या करेगी, लाभांश ज़्यादा नहीं दे पाएगी, तो वो धीरे धीरे अपने डिविडेंड को बढ़ाएगी। ठीक है, तो भविष्य में वो उनको पता भी नहीं रहता है कि हमारे भविष्य में हमको इनकम कितनी मिलेगी, तो वहाँ पे फ्लक्चुएशन आ रहा है उस कंपनी में, तो वो डिविडेंड क्या करेगी, उसकी मात्रा कम होगी। ठीक है, और जिस कंपनी की रेगुलर इनकम बनी है या उसकी आय में स्थिरता है तो वो क्या करेगी, उस समय वो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देने की कोशिश में रहेगी। ठीक है, बात करते हैं कंपनी की आयु यानी एज ऑफ द कंपनी। यदि कोई कंपनी है जो स्टार्टिंग किया है जिस कंपनी ने, तो वहाँ कंपनी को ज़्यादा इंटरनल सोर्सेज की ज़रूरत रहेगी। यानी कि जिस कंपनी जो नई कंपनी है, न्यू कंपनी है, तो न्यू कंपनी में आप जानते हैं रिटर्न अर्निंग ज़्यादा रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उस कंपनी को अभी ग्रोथ करना बाकी है, डेवलपमेंट उसको करना बाकी है। ठीक है, तो वहाँ पे वो रिटर्न अर्निंग ज़्यादा रखेगी। लेकिन जो ओल्ड है, जो कंपनी आयु की जो पुरानी कंपनी है जिसको काफ़ी टाइम हो गया है वो अपना चला रही है बिजनेस, तो वहाँ पे कंपनी क्या करेगी, वहाँ पे वो डिविडेंड ज़्यादा देगी क्योंकि वो अपने शेयर होल्डर को खुश रख के मार्केट में अपनी गुडविल है उसको मेंटेन करना चाहती है। तो न्यू कंपनी है तो वो प्रतिधारित अर्जन ज़्यादा रखेगी, ओल्ड कंपनी है तो वो डिविडेंड ज़्यादा देगी। बात करते हैं लोकमत यानी कि पब्लिक ओपिनियन की। देखिए, पब्लिक ओपिनियन का मतलब क्या हो गया कि आपको जो कंपनी है जो बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है तो वो देखते हैं कि उनका डिविडेंड देने के कारण वो लोग आलोचना, कभी कभी उनको आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ता है। तो क्यों आलोचना का शिकार, उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है? क्योंकि वहाँ के जो कर्मचारी होंगे वो भी तो अपनी सैलरी को बढ़ाने की मांग करेंगे। तो इसका मतलब है कि रेगुलर जो डिविडेंड होता है वो ज़्यादा बेटर रहता है ताकि कोई भी विवाद या कोई भी स्थिति नहीं आए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और लास्ट पॉइंट की, पूंजी बाजार का। फिफ्थ पॉइंट है हमारा पूंजी बाजार का राज्य यानी स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। सिंपल है कि कोई भी कह सकते हैं कि अगर कोई कंपनी या कह सकते हैं कि कोई भी देश में अगर कैपिटल मार्केट की पोजीशन बहुत अच्छी है उस देश की, या कह सकते हैं कि वहाँ पे हम कैपिटल मार्केट से पैसा अरेंज करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आ रही, कोई समस्या नहीं आ रही है, तो वहाँ पे जो कंपनी है या संस्था है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, उसको अपनी डिविडेंड की रेट क्या कर देनी चाहिए, इंक्रीज़ कर देनी चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स होंगे वो अट्रैक्ट हो सके और वो हमारे कैपिटल मार्केट में पैसा लगा पाए। तो कैपिटल मार्केट का अगर कंफर्टेबल है किसी कंट्री में, या कह सकते हैं पोजीशन स्थिति सही है जहाँ पे फंड को बढ़ाया जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी डिफ़िकल्टी के, तो वहाँ पे कंपनी को बहुत ज़्यादा डिविडेंड का अलॉटमेंट करना चाहिए जिससे कि इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो सके, बहुत ज़्यादा आकर्षित हो सके और वहाँ पे हम जो पूंजी ढांचा है वो अच्छे से विकसित हो पाएगा। तो उस देश के लिए कह सकते हैं कैपिटल मार्केट है वो एक तरह से वरदान के रूप में साबित हो पाएगा। तो ये सब 15 जो पॉइंट हमने देखे थे वो सारे पॉइंट थे किसके, डिविडेंड पॉलिसी को प्रभावित करने वाले तत्व।